नमस्कार बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। ये पाचन तंत्र का पार्ट 2 वाला भाग है। पार्ट 1 वाला भाग में हमने बात किया था। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 1 वाले भाग में हमने बताया है कि मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली और अमाशय जो होता है उसका मेन काम क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़, उसमें कौन कौन से और पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है। ये पार्ट 1 है। चूँकि मनुष्य का पाचन तंत्र बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इसको एक पार्ट में नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसका हम डिटेल वर्णन कर रहे हैं, है ना। इसलिए इसके दूसरे पार्ट में हम इसके नीचे वाले, इसके अमाशय के बाद वाले भाग का हम थोड़ा सा वर्णन इसमें करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये वाला भाग हम पिछले क्लास में भी बताए थे। पिछले क्लास में डायग्राम बना के बताए थे कि आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम जो होता है आप जब बनाएंगे तो हम ये अमाशय तक की बात जो है वो पिछले वाले क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अमाशय के आगे वाले भाग को। हम थोड़ा सा अमाशय को बना के यहाँ पर दिखाते हैं, अमाशय के बाद के भाग को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही अमाशय, पिछले क्लास में हमने बताया है कि अमाशय जो होता है मनुष्य के आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग होता है। इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, उसमें हमने बताया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वाला आप मत देखिए, समझ में नहीं आएगा आपको। आप जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक इसके आगे वाले भाग जो होते हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, अमाशय के जस्ट ये लास्ट वाला सिरा, ये लास्ट वाला जो सिरा होता है, और इधर जब आगे बढ़ेंगे ध्यान से, ये वाले भाग को जब हम आगे बढ़ाते हैं इस टाइप से, तो ये वाला जो डायग्राम जो होता है वो ऐसे आगे बढ़ के आएगा। तो ये वाला जो ये जो नली नज़र आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो नली नज़र आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं ग्रहणी, या इसी को हम इंग्लिश में डुओडेनम बोला जाता है। तो ये जो अगला वाला भाग, अमाशय का अगला वाला भाग जो होता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है। तो ग्रहणी जो होता है ये ज़्यादा कुछ बड़ा भारी भरकम चीज़ नहीं है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसको हाईलाइट करने का मेरा मेन मकसद ये है कि हाईलाइट जब इसको करेंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग, अग्नाशय वाला भाग एरिया और ये यकृत वाला का जो भाग होता है ये इसमें जुड़ा होता है। तो इसीलिए इस पार्ट्स को मैं थोड़ा सा हाईलाइट किया हूँ, ध्यान रखेंगे। तो ग्रहणी जो होता है वो ये लगभग यू आकार की नली होती है। इसकी आकार जो होता है ये यू आकार की एक नली होती है, जो बहुत छोटी सी नली होती है, ज़्यादा बड़ी नली नहीं होती है। 20 सेंटीमीटर की एक लंबी नली होती है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं होता। 20 सेंटीमीटर का लंबा नली होता है। बस इसमें थोड़ा सा एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है, क्योंकि यहाँ पर से अमाशय के जस्ट नीचे में एक हमारा क्या पाया जाता है, एक हमारा चीज़ पाया जाता है अग्नाशय, जिसको अपन बोलते हैं अग्नाशय पाया जाता है। और अग्नाशय के जस्ट साइड में, अमाशय के जस्ट ऊपर में हमारा एक और संरचना पाई जाती है, जिसको हम यकृत बोलते हैं। ये यकृत या लीवर जिसको अपन बोला जाता है, ये यहाँ पर पाया जाता है। लीवर जो होता है यहाँ पर से रहेगा, ये इसके पीछे की साइड से आएगा, और ये वाला जो होता है इसके सामने के साइड से आएगा। पाचन की दृष्टि से मनुष्य पाचन तंत्र में हालांकि ये भाग जो होते हैं वो इतना मतलब ग्रंथि के रूप में काम तो करते हैं, लेकिन ये पाचन में बहुत अच्छा भूमिका यहाँ पर निभाया जाता है। इसीलिए ग्रहणी जो होता है, ग्रहणी में इसको थोड़ा सा मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ, चूँकि हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ये अग्नाशय जो होता है, अग्नाशय में से अग्नाशय का काम क्या होता है, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। जब ग्रंथि में बात करें, ग्रंथि का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब ग्रंथि में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अग्नाशय जो होता है मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये अग्नाशयी रस का स्त्रावन जो होता है वो करता है। क्योंकि अग्नाशयी रस का स्त्रावन पाचन तंत्र से संबंधित है, इसलिए हम इसको समझने के लिए आए हैं। उसके बाद ये यकृत जो होता है, यकृत का एक खासियत होता है, यकृत में एक चीज़ बनता है। सबसे पहले हम यकृत के बारे में ही बात कर लेते हैं। यकृत जो होता है उसमें एक पित्त रस जो होता है या बाइल का निर्माण होता है, जिसको हम पित्त रस बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे, बाइल बोलते हैं इसको, इंग्लिश में यदि बोला जाता है तो बाइल बोला जाता है। तो पित्त रस जो होता है उसका निर्माण यहाँ पर होता है। अब पित्त रस का निर्माण कैसे होता है, चूँकि यकृत में बात करेंगे ही करेंगे इसके बारे में, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यकृत जो होता है, मतलब जो हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होता है, वो रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो हमारे शरीर में 120 दिन के बाद वो मर जाता है। 120 दिन के बाद फिर वो यकृत में जाके, चूँकि यकृत और यहाँ पर एक स्प्लीन करके एक जगह होता है, यकृत और स्प्लीन में जाके वो मर जाता है। मरने के बाद ये यकृत में पहुँचता है तो इसका हम बाइल बना लेते हैं, इसका हम पित्त रस बनाते हैं। और वो पित्त रस जो होता है वो पीले कलर का होता है, और ये पित्त रस जो होगा वो अपने स्त्राव को एक नली के माध्यम से, मतलब ये वाली नली जिसको हम पित्त वाहिनी बोल रहे हैं या पित्त नलिका बोल रहे हैं,
उसके माध्यम से ये कहाँ कहाँ ग्रहणी में छोड़ के आता है। उसके बाद इधर जो अग्नाशयी रस होता है वो भी एक नली के माध्यम से एक संयुक्त नली खुलती है जिसको हम ग्रहणी बोलते हैं। ये ग्रहणी में ही दोनों नली जो होता है आपस में आके मिलता है। ये ग्रहणी का जो मेन इंपॉर्टेंस जो होता है ये यही होता है कि यकृत से जो नली आई हुई है वो और ये इधर अग्नाशय से जो नली आई हुई है वो, ये दोनों नली जो होते हैं वो ग्रहणी में आके मिलता है और अपने अपने स्त्राव को, अपने अपने स्त्राव मतलब यकृत जो होता है वो पित्त रस को और अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशयी रस को अपने स्त्राव को कहाँ छोड़ती है, इस ग्रहणी में छोड़ देती है, ताकि ये दोनों जो होते हैं वो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। क्योंकि अग्नाशयी रस जो होता है वो भी और पित्त रस जो होता है वो भी हमारे शरीर में पाचन में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाता है। हालांकि वेस्ट प्रोडक्ट है लेकिन वो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा के हमारे शरीर से जाता है, ध्यान रखे रहेंगे। तो ये ग्रहणी ज़्यादा बड़ा सा नहीं था, छोटा सा ही भाग है, ये छोटी आंत का ही भाग होता है। उसके बाद मिटा देते हैं, आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग्रहणी के बाद आता है छोटी आंत वाला एरिया। जब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो छोटी आंत वाला जो एरिया होता है वो हमारा इस टाइप से बना होता है। मैं छोटी आंत और बड़ी आंत को एक साथ यहाँ डिटेल कर देता हूँ। एक डायग्राम तो हमारा बना ही हुआ है यहाँ पर साइड में, आप वो डायग्राम भी आप देखते रहिए, है ना, और वो बनाने का प्रयास करिए। डायग्राम को, डायग्राम अपने हाथों से बनाएंगे। बायो के स्टूडेंट होकर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो भी फिर बायो लेने से मतलब ही क्या है। तो ये जो होता है जिसको हम इधर का मैं थोड़ा सा पूरा बना देता हूँ ताकि आप लोग का जो डाउट है यहाँ पर का वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि बड़ी आंत जो होता है वो किस टाइप से होता है। तो ये वाला जो होता है ये हमारा बड़ी आंत वाला एरिया है, बड़ी आंत ये लास्ट का भाग होता है। जब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एरिया, हमको छोटी आंत में चलना है तो ये वाला एरिया और यहाँ तक की जो एरिया होता है इसको हम छोटी आंत बोला जाता है। छोटी आंत का एक्चुअल में इलियम वाला एरिया है ये। हालांकि इसके बारे में एकदम ज़्यादा डिटेल तो यहाँ पर हम देने वाले नहीं हैं कि छोटी आंत जो होता है एक लंबी नली होती है जिसकी लंबाई बहुत बड़ी होती है। ध्यान से देखेंगे, इसकी लंबाई जो होता है वो लगभग 5.5 मीटर का ये होता है, ध्यान रखे रहना, 5.5 मीटर का। यदि हम अग्नाशय से यदि पूरा इसका लेंथ लें तो इसका लेंथ जो होता है वो 6.5 मीटर का हो जाता है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग इसका लेंथ दिया हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे बड़ी लंबी नली होती है और ये एकदम ये गूथा हुआ टाइप से हमारे बॉडी में बड़ी आंत के बीच में पेट में पाया जाता है। और इसका मेन काम होता है, इसका सबसे बेहतरीन काम होता है छोटी आंत का, ये हमारे शरीर में भोजन का पाचन यही करता है। जो भोजन का पाचन जो होता है ये इसका मेन काम होता है। भोजन का पाचन जब करेगा तो पाचन करने के साथ साथ अवशोषण का भी काम जो होता है वो बहुत अच्छे से करता है। पाचन का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका मेन और एकदम इम्पॉर्टेंट काम होता है हमारा भोजन का अवशोषण करना। जब ध्यान से देखेंगे अपन कि भोजन का अवशोषण कैसे होता है करके, तो इस डायग्राम को मिटा के हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास ये जो छोटी आंत की जो दीवार होती है, छोटी आंत को हम ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप से हमको थोड़ा सा इसकी दीवार में नज़र आएगा, जिसको हम पहले ही थोड़ा देर पहले हम पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हमने बात किया है कि इसके अंतर्गत ये विलाई पाया जाता है और विलाई के थ्रू में ये भोजन का अवशोषण का काम जो करता है। विलाई मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये इतने बड़ी जो होता है ये छोटी आंत की नली है, छोटी आंत की नली है, इसमें से यदि मान लो भोजन यदि जा रहा होता है, भोजन जाता है तो इसमें ब्लड की कैपिलरी, धमनी और सिरा, ब्लड की नली या कैपिलरी जो होता है इसमें लगा होता है और धमनी सिरा के माध्यम से जो हमारा भोजन यहाँ पर से पच के आया हुआ है, जो भोजन पच के आया है रस के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में यदि कन्वर्ट होकर आया है तो वो जो होता है हमारे विलाई के थ्रू, इसको हम विलाई बोलते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे छोटी आंत में इस टाइप से बहुत सारे पाए जाते हैं। तो ये विलाई जो होता है वो हमारे छोटी, जैसे ही भोजन इसमें टकराता है तो भोजन विसरण की क्रिया के द्वारा ये जो होता है ये हमारे ब्लड जो होता है, या जैसे मान लो ये धमनी है, धमनी और ये जो सीरा होता है, धमनी और सीरा में ये पहुंच जाता है। फाइनली जो होता है इसमें भोजन का अवशोषण का काम जो होता है वो किसके थ्रू होता है, विलाई के थ्रू होता है। ध्यान रखेंगे, भोजन का अवशोषण का काम जो होता है किसके थ्रू होता है, विलाई के थ्रू होता है। तो विलाई जो होता है वो क्या करेगा कि धमनी और सिरा में हमारे भोजन, जो हम भोजन खाए हैं वो भोजन को विलाई धमनी और सिरा के माध्यम से हमारे शरीर में लेके चले जाएगा। और इसके आगे जो होता है वो भोजन के आगे जो होता है उसका ऑक्सीकरण वगैरह होगा, ये हम बाद में समझेंगे। पहले आप पाचन सिस्टम समझ लीजिए, उसके बाद श्वसन सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद ये इसका रिलेशन समझेंगे। अभी आप इतना समझ के रखिए कि जो भोजन हम वहाँ से अमाशय से आया है और छोटी आंत में पाचन होने के बाद जो विलाई के थ्रू अवशोषण हुआ है, विलाई के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में गया है, विलाई के थ्रू यदि ब्लड में चला गया है, उसके बाद का जो चीज़ होता है, उसके बाद आपको ध्यान समझना है, उसके बाद ब्लड में गया हुआ है, उसके बाद आप इसको दिमाग में ऐसा ही सेट करके रखिए कि
पाचन के बाद हमारा जो खाना है वो ब्लड में आके रुका हुआ है। उसके बाद हम श्वसन तंत्र जब पढ़ाएंगे तो श्वसन तंत्र पढ़ाने के बाद उसको आप ध्यान से देखेंगे, फिर श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन आएगा और भोजन आएगा, उसका हम ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीकरण करवाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भोजन का क्या होता है, उसके थ्रू क्या प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है। तो छोटी आंत के बारे में इतना ही बात रही। उसके बाद हमारा आता है अगला बड़ी आंत वाला एरिया। इसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत वाला एरिया। चूँकि बड़ी आंत का डायग्राम जो होता है हम और एक बार बना देते हैं ताकि आप लोग को ऐसे कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ये बड़ी आंत के साथ साथ मैं थोड़ा सा इसको अपेंडिक्स वाला जो वर्मी फार्म वाला जो एरिया है इसको में भी मैं थोड़ा सा आज कवर करूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये वाला जो होता है मलाशय वाला एरिया हो गया, ये मलाशय है। मलाशय अस्थायी रूप से मल का ये स्टोरेज करता है, और ये वाला जो होता है हमारा गुदाद्वार होता है। जब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये छोटी आंत के बाद जो ये वाला एरिया होता है जिसको हम सीकम बोलते हैं, ये सीकम वाला एरिया होता है। ये पूरा बड़ी आंत जो होता है एक लंबी, ये मुड़ी हुई नलिका होती है, इसकी लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर का होता है। ध्यान रखेंगे इसकी लंबाई 1.5 मीटर की होती है। और ये जो होता है, ये जो बड़ी आंत जो होता है इसका ज़्यादा कोई खास काम तो होता ही नहीं है। जल का अवशोषण करने का काम तो करता ही है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका मेन काम होता है जब हम खाना यहाँ पर पच रहा होता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में खाना पचने के बाद कई बार ऐसा होता है खाना पचा ही नहीं, तो जो खाना नहीं पचता है वो अस्थायी रूप से यहाँ पर बड़ी आंत में आके मलाशय में, ये वाला एरिया जो होता है ये मलाशय का एरिया होता है। तो मलाशय वाले भाग में क्या होता है, ये स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद ये गुदा द्वार से शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो बड़ी आंत का ज़्यादा कुछ खास काम नहीं है। बड़ी आंत जो होता है वो अस्थायी, मतलब जनरली हम लोग पिछले क्लास में बात किए बहिष्करण के बारे में, तो बहिष्करण से ही, मतलब बहिष्करण जो करने की क्रिया जो होता है वो बड़ी आंत का ही काम होता है। तो बड़ी आंत जो होता है यहाँ पर से पचे हुए जो अपचे भोजन होते हैं वो अपचे भोजन को मलाशय जो एरिया होता है वहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर करता है, संग्रह करता है। उसके बाद ये गुदा द्वार के थ्रू हमको शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो होता है बड़ी आंत का काम होता है। अब बड़ी आंत के साथ में जब बड़ी आंत हम शुरू किए थे तो उसमें साइड में एक ये वाला जो भाग होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। इसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको अपेंडिक्स बोला जाता है। तो अपेंडिक्स जो होता है वो क्या होता है, जब हम लोग सबसे पहले पुराने ज़माने में, आदि मानव के ज़माने में हम लोग जब खाना पका के खाना नहीं जानते थे तब की कंडीशन में हम क्या करते थे, हरे पत्ते को ऐसे खा जाते थे। हरे पत्ते होते हैं या फिर जितने भी वनस्पति चीज़ है, जितना भी चीज़ था उसको कच्चा खा जाते थे। पकाना जब नहीं जानते थे, आग जलाना नहीं जानते थे, तब हम लोग ये भोजन जो होता था तब ये एरिया जो अपेंडिक्स जो होता है उस भोजन में, मतलब जब हम जब किसी भी पत्ते को डायरेक्ट खाएंगे तो उसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती है। तो सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स जो होता है हमारे शरीर में पहले से मौजूद था। ये क्रियाशील था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे हमने क्या किया, आग जलाना सीखा। आग जलाने सीखने के बाद हम भोजन को पका के खाने लगे, तो भोजन को ऐसे धीरे धीरे पका के खाने लगे। तो ये इसका काम जो होता है वो धीरे धीरे कम हो गया। अब किसी भी चीज़ का आप काम नहीं करवाओगे, किसी भी शरीर से यदि मान लो उसको काम नहीं दोगे, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जाता है, खत्म होते जाता है। चूँकि ये विलुप्त नहीं हुआ है लेकिन हम इसको अवशेषी अंग के रूप में गिनते हैं। इसको कैसे गिनते हैं, अवशेषी अंग के रूप में गिना जाता है। तो मनुष्य के अवशेषी अंग में ये एक पार्ट्स होता है जिसका कोई काम नहीं होता है। हमारे शरीर में मौजूद जरूर है बच्चों, लेकिन इसका कोई काम जो होता है इसमें नहीं होता है। तो अपेंडिक्स जो होता है इसमें, इसकी बीमारियां जब हम देखेंगे तो अपेंडिक्स की बीमारी भी हम थोड़ा सा देखेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आज हम देखे हैं कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है, जिसका पार्ट 2 था, ये पार्ट 1 में हमने अमाशय तक की बात करी थी, पार्ट 2 में हम ये आज पूरा डिस्कस किए हैं। तो ये मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है बच्चों, ये थोड़ा सा जटिल होता है, तो इसलिए दो भागों में हम थोड़ा सा बात किए हैं इसके बारे में। तो ये शुरू से लेके, मतलब मनुष्य मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक की लंबी नाली है, और ये कक्षा 10वीं के लेवल में और कक्षा 11वीं के लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अमाशय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके बारे में एकदम अच्छे से पढ़िए और डिटेल पढ़िए। जब भी आप इसको पढ़ने के लिए शुरू करें तो मनुष्य के पाचन तंत्र का डायग्राम बनाइए। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद इसमें मुख गुहा, मतलब जितने भी इसके भाग हैं, मुख गुहा हो गया, ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, इस भागों को पॉइंट वाइज आप लिखने का प्रयास करेंगे। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इसको अच्छे मार्क्स से हमारे बोर्ड एग्जाम में या नॉर्मल एग्जाम में 11वीं क्लास के जो लोकल एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, इसके बारे में आज हमने बात करी है, मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट में करके बताइए। हम और ऐसी
ही अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाते रहूँगा और इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।